नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसी हुई। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो एक साधारण बालक से कैसे एक महान राजा के रूप में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बनते हैं, ये सब जानने के लिए आज आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उस समय जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हो रहा था, भारत पर सिकंदर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी एक आचार्य जो विष्णुगुप्त थे, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, वो भारत भूमि की रक्षा करने के लिए मगध पहुंचते हैं। तक्षशिला से बहुत बड़े विद्वान, और वो पहुंचते हैं कहां से, यहां से पहुंचते हैं कहां पर, मगध। उस समय मगध में आप सबको पता है धनानंद का राज्य था। धनानंद अर्थात वह मगध का राजा था जिसके पास शक्तिशाली सेना थी और उसके पास धन संपदा की कमी नहीं थी, संसाधन की कमी नहीं थी। वह मगध राज जिसका कभी संस्थापक आप सबको पता है बिम्बिसार, अजातशत्रु जैसे राजा हुआ करते थे, जिन्होंने मगध को शक्तिशाली बनाया था, और उसी मगध का राजा था धनानंद। क्योंकि धनानंद से ही उम्मीद थी, चाणक्य को लग रहा था चाणक्य को कि सिकंदर का जो आक्रमण है, एक विदेशी आक्रांता से अगर भारत भूमि की कोई रक्षा कर सकता है तो धनानंद कर सकता है। और चाणक्य पहुंचते हैं किसके पास, धनानंद के पास। जब चाणक्य धनानंद के पास मगध पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ अत्याचार और शोषण से पीड़ित जनता दुखों से युक्त है। और जब वो उसके दरबार में पहुंचते हैं तो वो अपने भोग विलास युक्त जिंदगी जी रहा है और दान पर्व का आयोजन कर रहा है, ब्राह्मण को बुला के दान दे रहा है। और इसी दौरान विष्णुगुप्त की भी बारी आती है। विष्णुगुप्त ने कहा कि राजन, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन, जो धन तुमने जनता को शोषित पीड़ित करके, जनता पर बल का प्रयोग करके, जबरन लगान की वसूली करके, राजस्व की वसूली करके, कर की वसूली करके उसे अपने धनकोष में जमा किया हो, राजकोष में जमा किया हो, फिर उसे आप ब्राह्मणों को दान देकर सोचते हैं कि आपका मोक्ष या आपका कल्याण हो जाए, ये संभव नहीं है। राजा का दिमाग खराब। धनानंद कहता है कि आज तक मुझे दरबार में किसी ने मना ही नहीं की, तुमने दान पर्व के दौरान मुझे मेरे दान लेने से भी मना ही नहीं की, बल्कि मेरी तुमने भरी सभा में निंदा ही की है। चाणक्य ने को कहा कि सुन राजा, तू अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है। एक राजा का कर्तव्य जनता के कल्याण और जनता के सुख और दुख में होता है। तू मलिन पतित हो गया है, तू अपने कर्तव्य से विमुख राजा बन गया है। जब धनानंद को ये सब बातें सुनाई, धनानंद आक्रोशित हो गया। धनानंद ने भी भरी सभा में विष्णुगुप्त को भरा बुला कहा। विष्णुगुप्त ने कहा चाणक्य ने अपनी शिखाओं को खोलते हुए कि धनानंद, ये शिखाओं को मैं तभी बांधूंगा जब मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर लेता। अर्थात धनानंद को चाणक्य जैसे महान भारत के आचार्य ने भरी सभा में चुनौती दे दी। सोचिए आप, एक देश के इतने बड़े मगध जैसे प्रदेश के राजा को चुनौती दे रहा है एक गुरु, और गुरु अगर एक बार चुनौती दे दे तो ये बात पक्की है कि उस राज्य का सर्वनाश निश्चित है। और ऐसा ही हुआ। चाणक्य पहुंचते हैं अपने तक्षशिला, और वहां पर उन्होंने पूरे जतन के साथ एक ग्रंथ की रचना की, और उस ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र था। और उसी ग्रंथ में उन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र में कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, राजा और प्रजा के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, प्रजा के क्या अधिकार होने चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये सब बातें उस ग्रंथ में बताई गई हैं। साथ में बताया गया है कि 7 ऐसे भाग किसी भी राज्य को चलाने के लिए जरूरी हैं। जैसे कि शरीर के 7 अंग होते हैं, वैसे ही एक राज्य को चलाने के लिए भी 7 चीजों की आवश्यकता है। 7 अंग राज्य के होते हैं, और उन्होंने वो अंग बताए कि सिर मतलब स्वामी। उन्होंने कहा जैसे शरीर का भाग जो सिर होता है, हमारा स्वामी होता है, पूरे शरीर का संचालन करता है, वैसे ही स्वामी अर्थात एक राजा होना चाहिए जो पूरे प्रदेश को संचालित करे, लीडरशिप करे, दिशा निर्देशित करे, नियंत्रित करे। दूसरा उन्होंने कहा राजा की सहायता के लिए अगला जो शरीर का भाग, अमात्य मतलब उनकी आंखें मतलब ऐसे लोग जो 24 घंटे राज्य में चल रही गतिविधियों पर, जनता पर, उसके कार्यों पर निगाह रखें। अगली बात उन्होंने कही जनपद मतलब वह भाग जहां उसकी तुलना जनसंख्या या जनता से की है,
जिस पर पूरा शरीर टिका हुआ है, पूरा ऊपरी भाग टिका हुआ है। दुर्ग, दुर्ग मतलब वो किला, अर्थात वो भुजाएं चाहिए जो कि एक राज्य की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हमारी भुजाएं भी हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। कोष, कोष मतलब मुख, आप सबको पता है मुख मतलब, आज मुख से ही हमारे शब्दकोश निकल के बाहर आते हैं, मुख से ही पूरा का पूरा हमारा ज्ञान निकल के बाहर आता है। तो कोष की तुलना मुख से की गई, दंड की तुलना उन्होंने मस्तिष्क के की गई है कि हमारा मस्तिष्क ही सही गलत के बारे में चुनाव करता है। दंड मतलब सेना उसकी। अगला उन्होंने मित्र की बात की, कान से तुलना की। कान हमारे मित्र हैं जैसे शरीर में, जो हमेशा भी चारों तरफ से बातों को सुनाते रहते हैं और चारों तरफ के वातावरण में जो भी आवाजें हैं अब तक पहुंचाते हैं। वैसे ही मित्र भी आसपास की वातावरण में जो भी चल रही होती है बातें, जो भी घटनाएं घट रही होती है कान, वो हमें तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। 7 अंग, और साथ में उन्होंने और भी बातें कही है जो मैं आपको मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के दौरान बताऊंगा कि कैसे उन्होंने 18 30 26 अध्यक्षों की बात की है, कैसे उन्होंने संस्था संचरा और गूढ़ पुरुषों की भी बात की है। उन्होंने प्रशासन को सुशासन में परिवर्तित करने के लिए कौन कौन से और सिद्धांत प्रतिपादित किए, कौन कौन सी वो बातें बताई जो एक शासन अच्छे तरीके से कुशल तरीके से चल सकता है। इस पर जब हम अलग से चाणक्य के जो विचार हैं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में जो एक नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, नीतिगत सिद्धांत दिए, उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम चलते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना पर। उनके पास एक किताब उन्होंने लिखी कि राज्य कैसा हो, राजा कैसा हो। उनके पास सिर्फ किताब थी, परंतु उस किताब के लिए राजा कहां से लेकर आए, राज्य कहां से लेकर आए, चल दिए मगध और उस व्यक्ति की तलाश में जिसमें योग्यता है राजा बनने की। और उन्होंने देखा कि उस राज्य में एक बालक अपने कुछ मित्रों के साथ एक खेल खेल रहा है, एक खेल खेल रहा है और उस खेल को खेलते समय वह राजकीलम कह सकते हैं, जिसमें कि वह बच्चों को नीचे, अपने दोस्तों को, मित्रों को नीचे बैठाल कर खुद राजा बना हुआ है और उन्हें आदेश कर रहा है। और चाणक्य जी उसके पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि तुम ही हो चंद्रगुप्त मौर्य जो इस राज्य के राजा बनोगे। चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि मैं चाणक्य जी आपको नहीं जानता हूँ, हाँ इतना तो मैं जानता हूँ, आपके बारे में सुना है कि आपने धनानंद को चुनौती दिया, आप बहुत बड़े आचार्य हैं। वो मना कर देता है और वो अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ पिता के बारे में विस्तार से ग्रंथों में नहीं दिया है, प्रमाणिक रूप से नहीं बताया कौन माँ थी कौन पिता थे, काल्पनिक रूप से नाटकों में ये सब बताया गया है। तो जब वो माँ के पास पहुंचते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो वहां चाणक्य पहुंच जाते हैं और चाणक्य कहते हैं उनकी माँ से कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसा बालक चाहिए ताकि इस राज्य की वो नेतृत्व या बागडोर संभाल सके। माँ से लिपट कर चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं इधर ही रहूंगा, मेरी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। तभी चाणक्य जी कहते हैं किस माँ की बात करते हो, बताइए किस माँ, ये जो धरती माँ है जिस पर आप खड़े हुए, इस माँ की अगर बात करते हो, आपकी माँ की बात करते हो या जितनी भी यहाँ पर माँ है उनकी बात करते हो, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य तुम्हारा कर्तव्य है इन माओ के सम्मान की रक्षा करना। आज देखो इसी मगध में धनानंद जैसा पापी राजा सभी माओ के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, उसका अत्याचार चरम पर पहुंच गया है। अब जरूरत है इस अत्याचारी राजा की जड़ों को उखाड़ फेंकना। और वो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को इन सब बात कहकर मनवा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और उसे प्रशिक्षित करते हैं। और प्रशिक्षित करके एक छोटी सी सेना बनाकर धनानंद के ऊपर धावा बोलते हैं, परंतु यह धावा असफल हो जाता है क्योंकि बहुत जल्दबाजी में और बिना किसी योजना की यह धावा बोला गया। जैसे ही यह बात समझ जाते हैं धनानंद कि बाहर से आक्रमण के साथ साथ मुझे भीतर से आघात करना होगा, अर्थात मगध की जो जनता है उसका भी मुझे सहयोग लेना होगा और योजनाबद्ध तरीके से मुझे मगध पर आक्रमण करना होगा। तो इस प्रकार से उस समय जब सिकंदर भारत से वापस जा रहा होता है तो वो जितने भी राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं, जितने भी राज्य फिर से अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, वो चाणक्य के साथ आ जाते हैं और चाणक्य उन राज्यों को एकत्रित करके अब भीतर से अंदर से आघात और बाहर से आक्रमण करते हैं और आखिरकार धनानंद को पराजित करते हैं और उस भूमि पर मगध की भूमि पर एक ऐसे राज्य की स्थापना करते हैं जिस राज्य में जनता का सुख राजा का सुख है। और चंद्रगुप्त मौर्य साधारण सा बालक अपने गुरु की सहायता से बन जाता है कौन, राजा। कौन बन जाता है, राजा चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की सहायता से। एक बार की बात है
कि चाणक्य जब प्रशिक्षित कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य जी को, तो वो कई बार उनको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करते थे ताकि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार से कोई भी परिस्थिति चुनौती आए उसका सामना कर सके। एक बार की बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य के साथ अपनी कुटिया तक जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको कांटों से बड़ी झाड़ियां मिली और उन झाड़ियों में उनके कपड़े लगकर झाड़ियों में फंसकर फट गए चाणक्य जी के। तो जब चाणक्य जी के जब फट जाते हैं कपड़े, तो वो जाते हैं अपनी कुटिया में और 2 लीटर दूध लेकर उसमें शक्कर मिलाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को लग रहा था शायद इसको पिएंगे चाणक्य जी, और पीने के पश्चात इन पूरे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको, जो भी आसपास कटीली झाड़ियां उनको उखाड़ेंगे। ऐसा नहीं किया उन्होंने, जाकर वो पूरा का पूरा दूध, मीठा दूध जो था वो कटीली झाड़ियों की जड़ों में उड़ेल दिया, डाल दिया। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य जी से पूछा ऐसा क्यों किया, तो चाणक्य ने बोला कि मैं अगर इन झाड़ियों को काट देता तो फिर से उग आती। मैंने इन कटीली झाड़ियों की जड़ों में जाकर यह दूध डाला और इसमें बहुत सारे कीट पतंग, चींटियां वगैरह इनकी जड़ों को समाप्त कर देंगी, तो ये झाड़ियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। अर्थात प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, उन्मूलन होना चाहिए। प्रतिशोध मतलब आपने एक कदम बढ़ाया, एक व्यक्ति को, सामने वाले को आपने मारा, उसने भी आपका एक मार दिया, नहीं, समस्या का हमेशा निदान जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। ये चाणक्य जी ने हमें सिखाया। अपने जीवन, हमारे जीवन में बहुत सारी उन्होंने बात अपने अर्थशास्त्र में सिखाई है कि एक राजा को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन परिस्थितियों में उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जनता की सुख का, जनता के कल्याण का सुख को कैसे ध्यान रखना चाहिए। ये सब हम अर्थशास्त्र को एक अलग से हम चाणक्य के ऊपर टॉपिक बनाएंगे, उसको समझेंगे विष्णुगुप्त जी को, कि उनका जन्म कैसे, कहाँ हुआ, उनका नाम कैसे रखा गया, उनके माता पिता कौन थे। ये अलग हमारा एक लेक्चर रहेगा, उसमें हम इसे पढ़ाई करेंगे। बस आज के लिए मैं इतना बताना चाहता था कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे धनानंद को पराजित करते हैं और मगध के राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। अगली क्लास में आगे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति और सिकंदर का उत्तराधिकारी था, उसको पराजित करके उसकी पुत्री के साथ विवाह किया। साथ में कैसे उन्होंने 298 BC में अपना सब कुछ त्याग कर श्रमण बेलगोला चले जाते हैं और जैन धर्म के वो प्रमुख अनुयायी थे, और उन्होंने वहां जाकर कैसे उपवास पद्धति से अपने शरीर को त्याग दिया, और इसके पश्चात कैसे बिंदुसार राजा बने और बिंदुसार ने किस प्रकार से अपनी नीति को, अपने पिता की नीति को आगे बढ़ाया, और साथ में बिंदुसार के जो 100 पुत्र थे उसमें से सुसीम सबसे बड़ा पुत्र और उसमें सब छोटा पुत्र था वो अशोक, सुसीम से छोटा अशोक। तो अशोक ने कैसे सुसीम को अपदस्थ करके राज सिंहासन हड़प लिया, और अशोक कैसे एक क्रूर अशोक, एक चंड अशोक, एक अत्याचारी अशोक कैसे एक महान और सदाचारी और नैतिक अशोक बना, इसकी कहानी भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या वो राजा कौन सा था जिसने पहली बार जनता के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए शिलालेखों का इस्तेमाल किया और जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। ये सब हम अगले लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। और अंतिम राजा बृहद्रथ के पश्चात कौन कौन से वंशों ने भारत में अपनी नींव रखी, और इसके पश्चात कैसे मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत पर विदेशियों ने आक्रमण करके अपने राज्य, अपनी जड़ों, अपने वंशों को स्थापित करने का प्रयास किया। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कैसी भी परिस्थिति हो उनको अपने जीवन में, अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि वो हावी हो गई तो आपके जीवन को हवा लग जाएगी, तूफान आ जाएंगे। याद रखें, धैर्य रखें, कई तूफान आपको मंजिल तक भी ले जा सकते हैं। तो याद रखें, उन तूफानों में अपना धैर्य न खोएं, बल बकायदा दिन प्रतिदिन लगातार कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ मेहनत करते रहें। आज नहीं तो कल जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।